जीएस क्लासेज बाय डी के यादों में आप सबका स्वागत है। तो हम लोग पिछली क्लासों में हीट यानी कि ऊष्मा चैप्टर से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम फिर उसी चैप्टर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं। उससे आगे हम आज देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो हम लोग यहाँ तक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो इससे आगे देखते हैं और इससे हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी मनुष्य का शरीर के समांतर तापक्रम होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री सेल्सियस, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट या 66 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो मानव शरीर का जो समांतर तापमान फ़ारेनहाइट में होता है वो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट में होता है। तो इसके जो करीबी आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। ऐसा ऑप्शन एग्जाम में दिया हुआ था। 98.6 एग्जैक्ट है, लेकिन हमारे ऑप्शन के हिसाब से देखे जाए तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री सेल्सियस, 98.4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर डी में 98.4 डिग्री केल्विन। तो एक स्वस्थ मनुष्य शरीर का तापमान जो होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 310 केल्विन, 37 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन के हिसाब से हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है 37 डिग्री सेल्सियस। ये सेल्सियस में दिया है जो कि गलत है। ये 37 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा नहीं और ये केल्विन होगा नहीं। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 37 डिग्री सेल्सियस। और हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी ताप पर फ़ारेनहाइट तापमापी का पाठ्यांक सेल्सियस तापमापी के पाठ्यांक का दोगुना होगा कब? 40 डिग्री सेल्सियस पर, 60 डिग्री सेल्सियस पर, 160 डिग्री सेल्सियस पर, 90 डिग्री सेल्सियस पर। तो माइनस जो होता है -40 डिग्री, -40 डिग्री जो होता है वो होता है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों बराबर हो जाती है -40 डिग्री पे। तो हमसे पूछा गया है पाठ्यांक दोगुना। दोगुना कब होगा? जब 160 डिग्री सेल्सियस होगा तब दोगुना होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका कारण क्या है? और हमारा ऑप्शन है, अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है, अचानक ही गिलास संकुचित हो जाता है, जल वाष्पित हो जाता है, गिलास रासायनिक रूप से जल के साथ अभिक्रिया करता है। जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास पर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका कारण है कि वह अचानक जो गिलास होती है फैलने लगता है यानी विस्तारित होने लगता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्योंकि हमें विस्तारित दिया हुआ है यानी कि फैलने लगता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। फैलने के कारण इस कांच की जो गिलास होती है वह टूट जाती है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, -4 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो पानी का घनत्व अधिकतम होगा कब? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व जो होता है वो अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि जल को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लगातार बढ़ता है, लगातार घटता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो यहाँ पर अगर हमसे पूछा गया 0 से 10 की ओर जा रहा है तो क्या होगा? जो पहले आयतन होगा, आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। अगर 10 से हम नीचे आएंगे तो घटेगा फिर बराबर होगा फिर बढ़ने लगेगा। 10 से नीचे आएंगे तो पहले बढ़ेगा फिर पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। और मान लीजिए 0 से 10 डिग्री हो जा रहा है तो पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है तो घनत्व अधिकतम होता है। और 4 डिग्री के बाद क्या होगा?
तो बढ़ने लगेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। साइकिल की ट्यूब अधिकांशतः गर्मी में क्यों फटते हैं? गर्मी के कारण ट्यूब फट जाते हैं, गर्मी के कारण रबड़ बहुत कमजोर हो जाता है, गर्मी के कारण हवा फैल जाती है और ट्यूब फट जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मी में क्यों फटते हैं? क्योंकि गर्मी के कारण ट्यूब में की हवा फैल जाती है और ट्यूब फट जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, शीशे की छड़ जब भाप पे रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई क्या होगी? अप्रभावित रहती है, घटती है, बढ़ती है, अव्यवस्थित होती है। जब शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई तो बढ़ती है परंतु जो चौड़ाई होती है वह अव्यवस्थित हो जाती है, यानी कि जैसे तैसे हो जाती है, ना ही घटती है ना ही बढ़ती है, बस इधर उधर हो जाती है, तो अव्यवस्थित हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है, जब इस धातु को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन बढ़ेगा, घटेगा, नहीं बदलेगा, दोगुना हो जाएगा। तो एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है, जब इस धातु को गर्म किया जाता है तो कोटर का आयतन बढ़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती है। इसका कारण है पाइप ठंड से सिकुड़ जाती है, पाइप में पानी जमने से सिकुड़ जाती है, पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है, पाइप ठंड पाकर बढ़ जाता है। तो अधिक शीत ऋतु में पहाड़ों की जो पानी वाली पाइपलाइनें होती है वो फट जाती है, क्योंकि पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है, यानी कि जब बर्फ होता है, पानी से बर्फ बनता है तो वह उसके आयतन फैलती है, इसी कारण हमारा जो पाइप होता है पाइपलाइन वाला वो फट जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि ऐसे स्थान छोड़ने से कुछ लागत बचेगी, क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है, आवश्यक गुरुत्व बल उत्पन्न करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान छोड़ा जाता है, क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है। तो हमारा राइट आंसर होगा, धातु गर्म होने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी झील की सतह पर पानी बस जमने वाला है, झील के अंदर में जल का क्या तापमान होगा? 0 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा राइट आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। जो 4 डिग्री सेल्सियस हो वो झील के अंदर का टेम्परेचर होता है और इसी कारण वह जमने लगता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। उसके तल का पानी नहीं जमता है, क्योंकि ऊपर का पानी जम जाता है, नीचे का जो पानी होता है वह 4 डिग्री टेम्परेचर पर रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है, शीतकाल में जब झील के ऊपरी सतह पर पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि बर्फ में सांस ले सकते हैं, उनके अंदर काफी मात्रा में ऑक्सीजन संचित रहती है, उनके शरीर की बनावट इस प्रकार की है कि वे ऑक्सीजन के बिना भी रह सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी है, पानी के घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज्यादा होता है, जिससे बर्फ के ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पानी के घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज्यादा होता है, जिससे बर्फ के ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के एक अणु का स्थान
से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं। किस कारण से? ऊष्मा के संचरण में कौन सी विधि में एक अणु जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं? और हमारा ऑप्शन है चालन, संवहन, विकिरण या इनमें से तीनों। ऊष्मा का संचरण के वो कौन सी विधि है जिसके कारण अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा चालन। अगर चालन नहीं रहेगा तो जो अणु होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। द्रव्य तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? जो द्रव तथा गैस में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो कौन से विधि से होता है? हमारा ऑप्शन है चालन, संवहन, विकिरण या इनमें से सभी। द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण जो होता है वो होता है संवहन विधि द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। केतली में पानी गर्म होता है चालन के कारण, संवहन के कारण, विकिरण के कारण या तीनों के कारण, यानी कि इनमें से सभी के कारण। तो केतली में जो पानी गर्म होता है उसका कारण आपको बताना है, तो उसका कारण होगा संवहन के कारण। तो केतली में पानी जो गर्म होता है वो होता है संवहन के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? जो सूर्य की ऊष्मा आती है पृथ्वी पर किस माध्यम से आती है? ऑप्शन है संवहन विधि से, विकिरण विधि से, संयन विधि से, ताप विनिमय से। तो सूर्य की जो ऊष्मा पृथ्वी पर आती है वो आती है विकिरण विधि से। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और साथ ही अपना स्कोर बताते चलिएगा। अंत में अपना स्कोर बताइएगा कितना गलत किए हैं और कितने सही किए हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है ऊष्मा का स्थानांतरण कि किस विधि के माध्यम आवश्यक नहीं है? जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है उसमें कौन सी विधि की आवश्यकता नहीं है? चालन, संवहन, विकिरण या सभी। तो ऊष्मा का स्थानांतरण के लिए चालन आवश्यकता है, संवहन आवश्यकता है, विकिरण जो होता है वो आवश्यक नहीं है। विकिरण की आवश्यकता कब पड़ती है? जब सूर्य की प्रकाश पृथ्वी पर आती है तो वह विकिरण माध्यम से आती है। हमारा पूछा गया कौन सा आवश्यक नहीं है, तो विकिरण इसके लिए आवश्यक नहीं। ऊष्मा का स्थानांतरण के लिए विकिरण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमारा अगला क्वेश्चन है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है तांबा, एल्युमिनियम, सोना, चांदी। ऊष्मा का जो सबसे अच्छा चालक है वो होता है चांदी। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा कम होती है, अधिक होती है, बराबर होती है या इनमें से कोई नहीं? तो चांदी की जो ऊष्मीय चालकता होती है तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि चांदी की जो चालकता ऊष्मीय चालकता होती है वह सबसे ज़्यादा होती है, तांबे की अपेक्षा और भी ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। बोलोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो मापता है ऊष्मीय चालकता, ऊष्मीय विकिरण, ध्वनि की तीव्रता, विशिष्ट ऊष्मा। तो बोलोमीटर से क्या मापा जाता है आपको बताना है। तो बोलोमीटर जो यंत्र है इससे मापा जाता है ऊष्मीय विकिरण। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। बोलोमीटर से ऊष्मीय विकिरण को मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप घट जाएगा, बढ़ जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का तापमान जो होता है वो बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और हमारा अगला क्वेश्चन है एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा गर्म हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या इनमें से कोई नहीं? जब एक टेबल को बंद कमरे में चलाने पर जो वहाँ की वो मंडल होती है, हवा होती है, वह गर्म हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हुआ कि वो गर्म हो जाएगी। और हमारा अगला क्वेश्चन है यदि किसी धातु को
खाना पकाने के बर्तन में प्रयुक्त किया जाता है तो ताप चालकता कम होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, विद्युत चालकता कम होनी चाहिए, घनत्व अधिक होनी चाहिए। यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन में बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो उसकी जो ताप चालकता होती है वह कम होनी चाहिए, यानी कि वो कम होनी चाहिए ताप चालकता, तभी उसमें खाना पकाने में आसानी होगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? और ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है। बताना है इनमें से कौन जो है ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। ठंडा जल, गर्म जल, समुद्र का जल, आशुत जल। तो जो ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है वो है समुद्री जल। समुद्री जल में लवणता ज़्यादा होती है, लवणता ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद जो हम कल और 50 क्वेश्चन शेष रह गए हैं हीट चैप्टर से, तो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। यहाँ तक वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।